उर्दू आजकल की एक और नशिश में खुशामदीद। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका जब मैं क्या कहूँ कि मैं परेशान ये हूँ कि आज बात क्या की जाए, क्योंकि वो इतने सारे मौज़ूआत पर बात करने पर कादिर हैं, क्योंकि मेरे लिए ये चुनाव कि आज का मौजू क्या हो बहुत मुश्किल हो गया। सहाफ़त हो, सयाहत हो, मीडिया हो, शहर भर मुल्क भर में होने वाले जो भी महफ़िलें हैं उनका इंतज़ाम हो, और बड़े बड़े इवेंट्स हों, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तहरीकें और तंजीमें हों, उनकी सरबराही करना। काम 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 और काम के दौरान जो है वो उसी काम को के में मसरूफ़ रहना और उसी को तफरीह भी बना लेना, और ये जादू भी इनको आता है कि इसके बावजूद इनके चेहरे पर कभी वो थकन महसूस नहीं होती जो इतना सारा काम करने वाले के चेहरे पर आ जानी चाहिए, या कम से कम मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि इसके बावजूद भी वो बड़ी खूबसूरत सी मुस्तकिल मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे रहे, और लहजे में वही तपाक रहे, और ये कमाल बात है। तो मेरे साथ जो है वो आज मौजूद हैं शहनाज रमज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपने आप से डर गई। अपने आप से डर गई? ऐसे इतना तारुफ लंबा चौड़ा। नहीं, ये तो बहुत मुख्तसर था। कि अभी तो बल्कि मैं चाहूँगा कि मतलब आप 3 किताबें आप लिख चुकी हैं, फिर सहाफ़त में, एडिटिंग में, तदवीन में काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है। फिर वो चाहे इवन ड्रामा इंडस्ट्री हो, न्यूज़ जर्नलिज्म हो, फिल्म हो, इतना सारा काम कैसे कर सकती हैं, कैसे कर लेती हैं ये तवानाई जो है वो, और उसके बाद उस तवानाई, चले तवानाई तो है लेकिन उसकी थकन वकन कहाँ जाती है? नहीं, क्योंकि मेरे ख़्याल से मैं उन हाँ। लोगों में से हूँ जो बहुत लकी रहे हैं कि मेरा जो काम है उसको मैंने कभी काम समझ के किया ही नहीं, और क्योंकि जो चीज़ भी मैंने की वो मैंने शौक़ से की, एज़ अ पैशन किया, कभी भी काम समझ के नहीं किया। तो उस वजह से मुझे कभी थकन ही नहीं फ़ील होती है। वो हमेशा जो भी मैं काम करती हूँ उससे मुझे ज़्यादा, बल्कि इतना मुझे एन्जॉयमेंट होता है कि मैं फ़ील करती हूँ कि मैं और भी यंग हो गई हूँ उस अच्छा। काम करते-करते। हाँ। बहुत दरअसल होता ये है कि जिन अशख़ास को आप ज़रा करीब से जानते हैं, और उनसे बिला तकल्लुफ़ हो जाने का, या ये थोड़ा-सा तकल्लुफ़ का मामला नहीं रहता, और बात जो है तो उनको आप गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं और अपने जैसा समझने लग जाते हैं। लेकिन मैंने जब बाकायदा थोड़े से फासले से देखा शहनाज रमज़ी साहिबा को, तो मुझे पता चला भाई कोई बराबरी का की गुंजाइश नहीं है, कतई नहीं है। इनका तजुर्बा बहुत, आज तो मैं बस ये कहूँगा कि मैं आज आपसे सीखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए और लोग भी जो आपसे सीखना चाहते हैं वो सीखें, और जो नहीं चाहते वो भी सीख ही लेंगे। तो ये सफ़र जो है शुरू कहाँ से होता है? सफ़र मेरे ख़्याल से देखा जाए तो शायद यूनिवर्सिटी से, स्कूल डेज़ से भी मुझे लिखने का हमेशा से शौक़ था। और फिर यूनिवर्सिटी में मेरा जो मेजर था वो जर्नलिज़्म था, क्योंकि मुझे लिखने का इतना शौक़ था, तो मैंने यही सोचा था कि अगर कोई प्रोफ़ेशन लूँगी तो वो एक जर्नलिस्ट का, कम से कम अगर राइटर नहीं बन सकती हूँ तो जर्नलिस्ट तो बन ही जाऊँगी होपफुली। तो जर्नलिज़्म किया। फिर जर्नलिज़्म के करते ही व्हाइल आई वाज़ स्टिल इन द यूनिवर्सिटी मेरी शादी हो गई। फिर मैंने कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं किया, इन द सेंस कि सिर्फ बच्चों का के साथ लग गई, और फिर अपनी नंद के साथ एक शौकिया फ़नकारी में एक हमने शुरू किया था, एक कारीगरी के नाम से एक बुटीक तो नहीं कहेंगे, घर से हम कर रहे थे और बच्चों की चीज़ें, नॉवेल्टी आइटम्स वगैरह बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये बहुत ट्रेंड चलता था कि वो हॉलिडे इन बहुत फेमस एक होटल उस ज़माने में जो अब मैरियट बन गया है,
वहाँ पे ये सारी जो घरेलू ख़वातीन होती थी वो एग्ज़िबिशन्स करती थी कपड़ों के, इसके उसके। तो हम भी क्यों पीछे रह गए, तो हमने भी शुरू किया, तो हम मगर कपड़ों के बजाय हम ये करते थे। तो एक दिन मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि तुम पढ़ लिख कर दर्जी का काम कर रही हो, तुम्हें क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने सोचा अच्छा, और वो इत्तेफाक थोड़ा-सा से गैर पार्लिमानी है ये जुमला। बिल्कुल। हाँ, मगर वो बेसिकली उन्होंने मेरी खिंचाई की, हाँ, मतलब ये क्या कर रही हो तुम, अपने आप को क्यों ज़ाया कर रही हो? हुँ, और फिर वो एक हमारे फ्रेंड थे जो बहुत एक आर्टिस्ट, मशहूर आर्टिस्ट हैं, उस ज़माने में पाकिस्तान में होते थे, और उनकी सारे अखबारों के साथ काफ़ी अच्छे, ज़ाहिर है कि वो ताल्लुकात थे। हुँ, तो वो मेरे एक दिन घर आए तो उन्होंने कहा कि डॉन वाले ढूंढ रहे हैं कोई अच्छे राइटर्स, कंट्रीब्यूटर्स। मैं न्यूज़ में भी बहुत लोगों को जानता हूँ, तुम लिख क्यों नहीं रही हो, तुमने जर्नलिज्म भी किया है, अपने आप को ज़ाया कर रही हो, तुम लिखो। तो अब वो हर तरफ से वो ऐसा लगने लगा कि कुछ हुँ, प्रेशर आ हुँ, रहा है। तो मैंने फिर कहा अच्छा चलो ठीक है, लिख लेती हूँ, मगर मुझे पता नहीं मैं रेगुलरली कर पाऊँगी, ये बच्चे हैं, मतलब इतना टाइम दे पाऊँगी। बहरहाल मैंने एक आर्टिकल लिखा ऑन द आर्ट ऑफ ड्राइविंग इन पाकिस्तान। बहुत खूब। वो एक हुँ, मज़ाहिया आर्टिकल मैंने लिखकर, और हुँ, वो हुँ, मेरे हुँ। साथ चले गए। मैं गई डॉन के ये कुछ किस साल की बात है? 1991, बहुत खूब। और 1991। उस वक़्त भी ड्राइव करना कराची में आर्ट ही था? हाँ, 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 बिल्कुल उस वक़्त अच्छा। भी, हालाँकि ट्रैफ़िक हुँ, प्रोबेबली इससे शायद एक फ्रैक्शन होता होगा, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। वही चीज़ें होती थी उस ज़माने में भी। अच्छा। तो वो आर्टिकल मैं लिख कर लेकर गई अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग दिखाने के लिए, और उस ज़माने में डॉन के 4 मैगज़ीन सेक्शंस होते थे। एक होता था रिव्यू, एक होता था संडे मैगज़ीन, एक होता था स्टार वीकेंड, और एक होता था इमेजेस। हुँ। तो वो चारों पे मैं लेकर गई, और चारों पे मैंने दिखाया, और चारों ने मुझे असाइनमेंट्स दे दिए उसी वक़्त के आप लिखें। वो आर्टिकल किसी ने नहीं लिया अच्छा। क्योंकि वो ड्राइविंग के ऊपर उस वक़्त से छप चुका था, तो उन्होंने कहा हाँ, कि हाँ, हाँ। ये हम थोड़े दिन बाद लेंगे, मगर तुम ये वाला आर्टिकल हमारे लिए लिखो। बहुत तो वो खूब। आज तक आसिफ साहब कहते हैं कि ये मेरी फाइंड है, क्योंकि सबसे पहले इसने मेरे लिए लिखा और मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ, क्योंकि उन्होंने हुँ, मुझे हुँ। डेडलाइन दे दिया कि 10 दिनों में लिख कर देना है, बहुत खूब। और बाकियों ने कहा जभी भी कर लो, ले आओ। हुँ, तो सबसे पहला आर्टिकल मैंने उनको दिया, और फिर वो दिन था और आज का दिन कि मैंने डॉन के लिए बेतहाशा आर्टिकल्स, बेतहाशा, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आई वाज राइटिंग फॉर देम। और इतने आउटलेट्स है, इतनी इतने मैगजीन्स थे उनके, कि वन आर्टिकल अ डे तो मेरा जाता ही जाता था। इस तरह मैंने अपना शुरू किया सफ़र। उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे सुल्ताना आपा का इंटरव्यू के लिए असाइन किया गया। हुँ, हुँ। तो जब सुल्ताना आपा को मैंने इंटरव्यू किया, तो उसका जब छपा, उसके नेक्स्ट डे फ़ोन आया सुल्ताना आपा का थैंक यू करने। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझे मिलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाऊँगी। मैं उन दिनों वो हेरिटेज फाउंडेशन में भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी, तो मैं हमारा एक इवेंट पे भावलपुर में था, तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ से मैं वापस आई, फिर उनका फ़ोन आया, तुम आई नहीं लड़की। मैंने कहा अच्छा आती हूँ। फिर मैं गई तो उन्होंने कहा मैं जो चैनल खोल रही हूँ, आई वांट यू टू हेड द पीआर डिपार्टमेंट। हुँ। मैंने कहा आपा मुझे पीआर डिपार्टमेंट का ए से जेड कुछ नहीं आता। मैंने तो हमारे तो जर्नलिज्म के कोर्स में एक चैप्टर होता था पीआर का, जो एक पेज का था पूरे का पूरा। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। और हुँ। दूसरा ये कि इसके लिए आपका कॉन्टैक्ट्स आपका बहुत सारे होने चाहिए सारे सहाफ़ियों से। मैं तो इंग्लिश के सहाफ़ियों को जानती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, तो मेरी हुँ, उनसे हुँ। फिर भी है मुलाकातें। उर्दू वालों को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा बस तुम छोड़ दो, तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैंने कहा अच्छा, वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया है। मैं हमेशा जो भी मैं करती रही हूँ घर से ही मैंने किया है। हुँ, हुँ। तो ये मेरे लिए 9 टू 5 जॉब तो मैं कर ही नहीं सकूँगी। ना, मेरी सास भी हैं, मैं लंच उनके साथ करती हूँ। तो कहने हुँ। लगी कोई भी बात नहीं, तुम 2 घंटे के लिए आ जाओ, 3 घंटे के लिए आ जाओ, जितने टाइम के लिए आना है, मगर तुम अपने लिए करो ये, तुम बाद में मुझे कहोगी कि बहुत अच्छी चीज़ थी, आप अपने लिए करो तुम। बहुत खूब। मैंने कहा हुँ। अच्छा ठीक है, मैं घर गई। उन दिनों तैयारियां भी हो रही थी मेरी बेटी की शादी के लिए। सो मैं हुँ। ये था कि अब इतना काम सर पर है, मैं ये कहाँ से सर पे ये उठा के ले लूँ, और जिसका मुझे कुछ सर पैर भी नहीं पता।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं सोचा वो डांट देंगे कि आप बैठ जाओ चुपचाप से। उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है, तुम आपा को मना तो कर नहीं सकती हो, तो तुम करके देख लो। भाई मैंने आपके कहा हस्बैंड "अरे, बड़े कमाल वो आदमी हाँ हाँ है। बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं फिर हाँ, आई माइट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा देखो 3 महीना चल ट्राई कर लो। अच्छा, आपा ने मुझे हायर किया अक्टूबर 2004 में, चैनल 2005 में खुल रहा था। तो ये उन्होंने ये एक डिपार्टमेंट पहले से सेटअप कर रही थी पीआर का, उसकी अहमियत उनको इतना पता था फ्रॉम पीटीवी डेज कि इसको पहले से होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि 3 महीने तो है ना तुम्हारे पास, अक्टूबर में तुम्हें हायर कर रहे हैं, जनवरी में तुम मना कर देना उनको कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो भी है मैं ये 3 महीने तो कर लूँ। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। अपने मैं बेटी को बताया, मैंने कहा वो शोर करेगी कि अभी शादी की तैयारियां करनी है और आप जाके काम कर रही हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको तो वो आपके जर्नलिज्म में हेल्प हो जाएगा, आप सारे सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकातें वहीं होती जाएंगी तो आप बड़े आराम से लिखेंगी। मैंने कहा ये भी है। तो अब जब मुझे घर से वो सपोर्ट नहीं मिली कि जो मैं समझ रही थी मिलेगी कि मैं ना करूं, तो वो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई कर लेती हूँ। मुझे अभी आज तक याद है कि मैं रात सोई नहीं उस घबराहट में कि पता नहीं क्या होगा, मैं कोई ऐसी चीज़ करने जा रही हूँ जिसका मुझे कुछ पता नहीं, मैं आई विल मैं बेवकूफ़ लगूंगी। लेकिन बहरहाल किया, 11 साल रही उनके साथ और बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत सीखा मैंने। और पीआर के बारे में सारा वहीं सीखा मैंने, सारा काम वहीं सीखा। उसके बाद फिर अपनी खुद की, जब मेरा बेटा दुबई में होता था, वो कराची आया, उसकी शादी हुई, तो उसको फिर मैंने कहा कि चलो उनके साथ ये शुरू करते हैं, बहू और बेटे के साथ। तो वो फिर मैंने अपने कंपनी स्टार्लिंग शुरू किया फॉर पीआर एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो इस तरह वो वाला बहुत काम इस तरह शुरू हुआ। जो कहते हैं ना घर घर को आप इस कदर साथ लेके चली कि घर को ऑफिस में भी साथ ले आए। कि हाँ ऐसे ही हाँ, है। बेटा और बहू बिल्कुल बिल्कुल और वो जो एक कहा जाता है कि जो आप काम करने की जगह हो वो घर जैसी महसूस हो, या बिल्कुल तो आपके लिए तो ये बहुत बिल्कुल। जब एक मुझे भी वो आसान। जो आप कह रहे थे ना हाँ, कि काम होता है तो आप हाँ, थकन हाँ, नहीं हाँ। फील होती, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है कि काम है। हम्म मैंने जो भी किया वो बहुत पैशन के साथ और दिल के साथ, और इसीलिए किया क्योंकि मैं एंजॉय करती थी, वरना मैं नहीं करती। शायद मैं हम टीवी पे भी अगर मैंने इतना एंजॉय नहीं किया होता तो मैं नहीं रहती। मगर मुझे मज़ा आ रहा था, हर चीज़ में मज़ा आ रहा था, तो उसी वजह से, और सीखने में मज़ा आ रहा था। और बहुत सारी इनकी किताबें मैंने एडिट की, मैगजीन्स एडिट किए, लेकिन सब चीज़ में मुझे एक तो मुझे सीखने का भी शौक़ है, तो जब मैं चीज़ें सीख रही होती हूँ तो मुझे उसका एक अलग लुत्फ़ आ रहा होता है, तो बस। नहीं, बहुत खूब ये। अच्छा, ये है वैसे कि सीखने वाला आदमी जो है उसकी तवानाई बहरहाल कायम रहती है, क्योंकि वो तैयार है, वो किसी ऐसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुआ कि वो बहुत बड़ी तोप चीज़ बन गया बिल्कुल बिल्कुल है। और उसके बाद जब हम ये उस्तादी वाले उसमें आ जाते हैं और लगता है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो फिर तो कहानी नहीं ख़त्म नहीं हो गई ना, फिर बिल्कुल तो ज़िंदगी रुक बिल्कुल गई। बिल्कुल फिर नहीं आप नहीं, मैं आप तो हर कदम पे आप कुछ ना कुछ सीख हाँ, रहे होते हैं। यकीनन। अच्छा, एक लंबी फहरिस्त है आज। अभी जैसे आपने कहा कि उस पहली पहली जो आपको हम टीवी से जो सफ़र, आपने उससे पहले सफ़र था, लेकिन अब जो आप कर रही हैं एक साथ इतना सारा कुछ, ज़रा वो फहरिस्त आप खुद ही गिनवा दीजिए कि वो क्या है। तो हम टीवी जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त मेरे दो मकासद थे। एक तो ये था कि बच्चों को भी मैं सेट कर लूँ और वो ऐसी चीज़ करें जो जिसमें मुझे पता था उनको भी लुत्फ़ आएगा। और मेरे पास उस वक्त एक्सपीरियंस भी था, कॉन्टैक्ट्स भी थे, तो मैंने कहा इट वाज़ अपॉर्चुनिटी अच्छी थी कि मैं उनको सेट कर दूँ, तो वो मैंने शुरू किया। मगर दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैं अपने आप को देख रही थी कि जब हर साल मैं और यंगर तो नहीं होती जा रही हूँ, चाहे मैं फ़ील करूँ या ना करूँ। तो जितना टाइम मेरे पास है उसको मैं अब यूज़ करना चाह रही हूँ उस तरह जिस तरह के मैं चाह रही हूँ। वहाँ पे मेरी थोड़ी-सी मुझे लग रहा था कि मैं स्टैग्नेट करने लगी हूँ, क्योंकि काम मेरा बहुत था, मगर वो वही था जो मैं
सालों सब कर रही थी, उसमें वही एडिटिंग थी, वही लोगों को गेस्ट को सीटिंग कराना है, बिठाना है उनके सारे इवेंट्स पे, और आई वाज द फेस ऑफ हम टीवी, न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, सब कुछ करना है। उसका मज़ा अपनी जगह था, लेकिन अब मुझे ये हो रहा था बिन देयर डन दैट, अब मुझे कुछ और सीखना था, कुछ और करना था, और मुझे ये था कि ये अब टाइम कम है। मैं, और जब आप सुबह से, अगर आप, क्योंकि शुरू में तो मैं 2-3 घंटे ही दे रही थी, लेकिन फिर बाद में आफ्टर माय मदर इन लॉ पास्ड अवे मैं फुल टाइम वहाँ पे होती थी। अब जब तक घर जाएँ शाम में, फिर आपके पास हमारी सोशलाइज़िंग बहुत होती है, तो हम लोग कहीं न कहीं बाहर जा रहे हैं, या हम टीवी के हवाले से मुझे इन्विटेशन होता था, तो वहाँ जाना है। जब तक आप घर आए, आपका दिन ख़त्म हो गया रात में। तो मेरे पास वो टाइम नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जो मैं करना चाह रही थी। जब मैंने हम छोड़ा, तो उसके बाद मुझे एक, समझे, खुली आज़ादी मिल गई कि अब मैं हर चीज़ करूँ। तो मैंने फिर वो एक किताब तो मेरी छप चुकी थी, जो पहली वाली थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने साइन किया था मुझे, व्हिच वाज़ फूड प्रिंट्स। वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट रेफ़रेंस बुक ऑन पाकिस्तान्स क्विज़ीन है, जिसमें सारे हमारे जितनी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, उन सब के क्विज़ीन, उनका खाना, उनकी वो खाना डेवलप कैसे हुआ, क्यों उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की वो ख़ासियत है, उस सब को मैंने रिसर्च करके वो किताब मैंने लिखी थी। तो उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि अब मैं एक और किताब लिखूं। फिर मैंने अपने रेसिपीज़ की किताब लिखी, फूड टेल्स। फिर और जिस दिन वो मेरी लॉन्च थी फर्स्ट वाली किताब की, उसी दिन ओयूपी ने मुझे मेरी सेकंड बुक बाय ओयूपी, उन्होंने मुझे कर दिया था साइन, विच वाज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान क्विजीन, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पाकिस्तान क्विजीन। पहली वाली किताब के रिसर्च को 12 साल लगे, मैं समझ रही थी दूसरी वाली को कम लगेंगे, उसको भी उतना ही टाइम लग गया। क्योंकि उसमें वो बेसिकली मुझे मैं एडिटर भी थी उसकी, कंट्रीब्यूटर भी थी, लेकिन मैं डिपेंडेंट थी दूसरे लोगों की भी कि वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में सिर्फ एक बंदे की कंट्रीब्यूशन ही होती है, उसमें तो यकीनन 50-60 मे बी 100 लोग लिखते हैं। मगर क्विज़ीन पे लिखने वाले एक तो मुझे बहुत कम मिल रहे थे, और जो मिल भी रहे थे वो बहुत टाइम लगा लगा के लिख रहे थे। फिर उनका स्टाइल फिर चेंज करो, एडिट करो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा था। तो वो किताब को भी बहुत टाइम लग गया, मगर क्योंकि मेरे पास अब टाइम था, तो मैं उस पे भी मैंने बहुत कंसंट्रेट किया। कोविड ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि कोविड में बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई, तो इस पे मैंने धड़ाधड़ काम करके वो किताब ख़त्म की। और फिर मैं रोटरी में मुझे कुछ रोटेरियंस थे जो बहुत पीछे पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें। तो रोटरी में मैंने एक अपना खुद का क्लब फॉर्म किया। मैं चार्टर प्रेसिडेंट थी ऑफ रोटरी क्लब न्यू सेंट्रल। हेरिटेज फाउंडेशन में भी इसी तरह ही हुआ था कि जब मैं यास्मीन लारी का इंटरव्यू करने गई थी डॉन के लिए, स्टार वीकेंड के लिए, तो उस वक्त वो कारवान पाकिस्तान शुरू कर रही थी। कारवान कराची था उस ज़माने में। तो मैं इतनी मुतासिर हुई विद हर वर्क कि मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करती हूँ। तो फिर मैं उनके साथ इतनी इन्वॉल्व हो गई कि उनकी वन ऑफ आज मैं उनकी ट्रस्टी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर हूँ। तो वो उसमें बहुत काम किया। फिर बस मैं कहीं कहीं पे भी मैंने एक्टिवली खुद कहीं जगह नहीं चुनी कि मुझे ये करना है। हमेशा मुझे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ही ने रास्ते बनाए, और मैं बस चलती चली गई उसके ऊपर। ना मैंने काम का एक्टिवली खुद ढूंढा था करने के लिए, ना मैंने जर्नलिज्म भी मैंने किया, मैं पुश्ड हुई उसमें करने में। और हर काम जो मैंने किया, हेरिटेज फाउंडेशन शायद वाकई एक काम होगा जो मैंने खुद, मुझे बहुत दिल चाहा कि मैं ये करूं। तो जब मैं मिली यास्मीन से, तो मैंने कहा कि आई ऑल्सो ज्वाइन एज अ वॉल्टियर, और मैं फिर उस वक्त से मैं उनके साथ लगी रही हूँ। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें वो इत्तेफाक से, वुमेंस चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बनी, वो जो साउथ का जो है चैप्टर, उस पे भी मुझे बुलाया उन्होंने और बनाया। ये जो एपिलेप्सी सेंटर में मैं अभी इस साल उसकी जो प्रेसिडेंट हूँ, द नेशनल एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप।
उसमें भी मुझे रोप इन किया गया। तो जो भी मैं इदारों के साथ वाबस्ता हूँ वो बस समहाउ वो देखते हैं कि अच्छा ये काम करने वाली चीज़ है, इसको पकड़ लो, तो वो ले आते हैं और आई गेट इन्वॉल्व्ड। और फिर मैं, मेरे साथ हमेशा से ये है कि देयर इज़ नो हाफ वेज। अगर मैं अच्छा। किसी चीज़ में मैं ज्वाइन करती हूँ तो वो फिर मैं अपना दिल लगा के करती हूँ, या फिर मैं करती ही नहीं हूँ। तो वो जो जो चीज़ आते गया उसमें मैं करती गई। ट्रैवल इन पीके में जो मुझे फेडरेशन में, मैं एफपीसीसीआई में मुझे कन्वीनर बनाया गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि वहाँ पे एफपीसीसीआई में तो वैसे भी इतने ही करते धरते लोग हैं, मुझे पता है पॉलिटिकल कितना होता है, उनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं। वहाँ पे मुझे 2 साल कंसेक्यूटिव इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था जो इन्होंने दे दिया। और जब ये पोस्ट दिया तो उस पे जो मेरी जो कमिटी बनी थी मेरे साथ, वो इतनी पैशनेट थी अबाउट टूरिज़्म। और स्पेशली उन दिनों कोविड शुरू हो गया था, तो पाकिस्तान में टूरिज़्म पे अब सबकी जो रुझान है अब पाकिस्तान की तरफ हो गया, क्योंकि अब बाहर अब जा ही नहीं सकते थे। तो टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए सब बहुत वो थे कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, हम खामखा इतने दूर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हम क्यों ना अपने मुल्क में वो करें। तो वो हमने उस पे बहुत काम किया। और फिर वही जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने कहा कि हम इसको एक कंपनी बना लेते हैं, तो मैंने फिर एक कंपनी खोल ली कॉल ट्रैवल इन पीके। तो वो मतलब लोगों के आपकी साथ, हॉबी हो सकती है कंपनीज हाँ खोलना। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो इस तरह हुआ। हाँ, फिर अब हाल में लोगों ने मुझे कुछ क्योंकि अब हम जब इस उम्र में आते जाते हैं ना, तो हमारे इंटरेक्शन भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमारी उम्र के या हमसे ज़्यादा उम्र के हैं। अ, जो छोटे हैं वो तो खैर ही हैं, उनके साथ तो होते ही रहता है, लेकिन इन इन लोगों से भी बहुत मुलाकातें होती हैं। तो मैं देख रही थी कि हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा एक उम्र में आके ना मायूस हो जाता है। उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, वो अकेले रह गए हैं, फ्रेंड सर्कल इतना है नहीं, बहुत ज़्यादा आना जाना उनका ख़त्म हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इनका ये होता था कि कुछ करना चाहिए जिससे अपने आप को बिज़ी रखें। तो मैं सोचा कि क्यों ना इनके लिए भी कोई एक आउटलेट बनाया जाए, तो मैंने फिर टीनेजर्स क्लब शुरू किया। ये नाम इतना खूबसूरत है। ये कॉइन किया ना आपने ये? हाँ, ये बाद में एक्चुअली ये मेरी डॉटर इन लॉ ने कॉइन किया, लेकिन शी वाज सेइंग कि ये एक टर्मिनोलॉजी है जो शायद अच्छा, मैंने पहली बार जेन सुना जी है में, इसको। मैंने भी पहली हाँ, दफ़ा सुना था, लेकिन हाँ। शी वाज सेइंग कि ये एक एक्सेप्टेड टर्म है फॉर अच्छा। पीपल हु आर सीनियर्स एंड हु आर टीनेजर्स एट हार्ट। वाह, 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 सो वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है तो इसमें? इसका जैसे अभी फर्स्ट वाला इवेंट मैंने जो किया था सैटरडे को, मैं चाह रही हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे में एक गैदरिंग रखूँ बिटवीन 5 to 7। और उसके अंदर ये लोग रजिस्टर कर लेते हैं पहले से, और मुझे पता होता है कि भाई इतने लोग आएंगे, तो उनके साथ फिर मैं कोई ना कोई हुँ, एक्टिविटी डिज़ाइन करती हूँ, चाहे वो कोई गेम हो, एक आइस ब्रेकर गेम जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ वो थोड़ा सा फ़ौरन एक इनफॉर्मल हुँ, हुँ, हुँ। वो हो जाए, तारुफ हो जाए एक दूसरे के साथ, ना कि सब खड़े रहकर और अपने आप के बारे में बताएं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो वाह, करता हूँ, ये वो। तो ये वाह! सॉर्ट ऑफ बहुत इनफॉर्मल एक आइस ब्रेकिंग गेम हो जाती है। तो वो हुँ, हो जाए, और फिर कोई एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी हर इवेंट पे होगी जिसके अंदर जैसे लास्ट वाले जो मैंने किया, तो एक एनएलपी ट्रेनर को मैंने बुलाया है, तो उसने फिर बहुत मोटिवेशनल वो बातें, और फिर कुछ एक्सरसाइजेज उनके साथ कि किस हुँ, 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 तरह हुँ, हाउ हुँ। यू कैन चेंज योर आउटलुक। क्योंकि हर चीज़ तो आपके दिमाग के ऊपर है ना, आपका अगर आप फील करते हैं कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं और आप देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोकती आपको। लेकिन अगर आप फील करते हैं मैं बहुत बुढ़ी हो गई, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे इसमें दर्द है, उसमें दर्द है, तो फिर वो वही होता है आपके साथ। हाँ, तो ये वो आपका एक आपको माइंडसेट आपको जो है ना वो बदलने की बहुत ज़रूरत है। और वो यंग सी लड़की थी जिसने आके ट्रेन किया, और वो बहुत, और फिर एक योगा में एक एक्सरसाइज होता है जिसमें वो आपको हँसाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं हुँ, कि वो हुँ, आपके हुँ। लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फेफड़े तो खुलते-खुलते हैं, आपको एक वो जो भी सेट ऑफ करता है आपके बॉडी में जो आपके एंजाइम्स, तो उससे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है। बिल्कुल।
तो वो उसने करवाया, तो सबने हाँ, खूब एंजॉय किया। एंड में हमने सबने डांस किया एक अच्छी सी चाय, सबको बड़ी हेल्थफुल किस्म की चाय सबको सर्व की। तो हम्म, वो पहले वाले वो बहुत वायरल हुआ, वो लोगों को बहुत पसंद आया। अब जो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ वो एक सिप एंड पेंट है, जिसमें भी एक बहुत यंग लड़की आकर और छोटे छोटे कैनवसेस पे सबको जिसने कभी पेंट ब्रश शायद उठाया भी ना हो ज़िंदगी में, अच्छा, उनको बताएगी कि किस तरह पेंट करें, क्योंकि वो भी बड़ा थेरेप्यूटिक होता है कि यू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो वही कुछ एक गेम होगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होगी, कुछ तो हम्म। इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये तो बहुत खूब, मतलब अच्छा, यहाँ मामला रुक गया या कुछ रह गया? जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये है बाद में शायद हाँ। कुछ और याद आ जाए। अच्छा, आपका जो आपके फैमिली का फिल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। जी, पाकिस्तान में अच्छा, आप फिल्म की प्रमोशन तक तो आप जो है वो जी, आज भी जी, जी, उसमें बिल्कुल। शामिल हैं, लेकिन फिल्म की मैं प्रोडक्शन और हुँ। उसकी रिलीज के मामलात के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आपके पास बहुत कुछ होगा हमें बताने के लिए। जी, बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली मेरे ससुर जो हैं वो कलकत्ता से फ़िल्म बिज़नेस में थे, एग्ज़िबिटर थे हम्म। और वहाँ पे उनके सिनेमाज़ थे। उसके बाद ये लोग माइग्रेट कर गए थे। मैं तो उस वक़्त बच्ची थी, लेकिन हम्म। मेरी शादी मेरे मामू के बेटे से हुई है, तो जो मेरे ससुर हैं वो मेरे मामू होते थे। हम्म। तो वहाँ से वो लोग फिर ढाका मूव हुए। ढाका में भी इनके about 10 सिनेमाज़ थे, तो वही बहुत बहुत होता था। पाकिस्तान का फर्स्ट कलर्ड फ़िल्म जो है वो मेरे ससुर ने प्रोड्यूस किया था, संगम उसका नाम था। हम्म। तो सिर्फ एग्जीबिशन में नहीं बल्कि प्रोडक्शन में भी थे वो। तो बचपन से ही हम लोग जो है वो स्पेशल शोज़ और वो सब सिनेमास पे जो सीटों के ऊपर से नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ करते रहे। अच्छा। शूटिंग्स पे जाते थे, हाँ। वहीद मुराद को देखा शूटिंग पे, बहुत सी चीज़ें हमने बचपन से ही देखते रहे। और उसके बाद जब ये लोग पाकिस्तान आए, व्हाट वाज वंस वेस्ट पाकिस्तान, जो फिर शिफ्ट हुए आफ्टर द फॉल, तो फिर यहाँ पे भी 2 सिनेमाज़ बनाए और तो वो काम चलता रहा। प्रोडक्शन और डायरेक्शन में नहीं, लेकिन एग्ज़िबिशन का काम तो चलता ही रहा, तो सबके हम्म। साथ उठना-बैठना और सब कुछ था। वो फिर जब सिनेमाज़ का जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ हम्म। पाकिस्तान में, तो फिर हमने एक-एक करके वो सिनेमाज़ को बेच दिए। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड वाज़ वन ऑफ द फ्यू एजुकेटेड पीपल इन दिस फील्ड जो बहुत पैशनेट थे अबाउट द सिनेमा इंडस्ट्री, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ था, नदीम मानवीवाला ये और सईद शिराज, ये लोग बहुत ज़्यादा रोज़ का उठना बैठना, फिर हर सैटरडे मील्स टुगेदर। तो वो टीवी पे भी मुस्तकिल उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह और टॉक्स होते थे कि भाई क्या हो गया हमारी इंडस्ट्री को और क्यों डाउनफॉल आ रहा है और क्यों किस तरह उसको सेव किया जा सकता है। तो हम्म। हर दूसरे दिन में इनको शो पे बुलाया जाता था इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, टू टॉक ऑन इट। फिर वो सिंध में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनको उसके लिए भी बुलाया गया। ही सर्व्ड एज़ अ चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड। तो हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा। और क्योंकि मेरे कनेक्शंस इतने थे, तो जब मुझे आर्टिकल्स भी देते थे तो इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे ही असाइन किया करते थे कि तुम सिनेमा के ऊपर लिखो। मूवी रिव्यूज़ भी मैं करती थी और सिनेमा इंडस्ट्री का भी जो भी हो रहा था वो मैं ही लिख रही होती थी। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, तो उसी हिसाब से ही आई सपोज़ जब अपनी कंपनी भी फ़ॉर्म की तो हम हर किस्म के इवेंट्स करते। लेकिन मूवी रिलेटेड भी बहुत सारे प्रीमियर्स और मूवी के हमने प्रमोशंस वगैरह भी किए। और दिस इज़ ऑलवेज़ बिन वन ऑफ माय सॉफ्ट कॉर्नर्स आल्सो, क्योंकि खुद ही हम्म। इतना हमारा रह चुका है। और फिर उसमें क्योंकि इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतनी एक्सपीरियंस है, तो वो क्लाइंट को भी बहुत फ़ायदा हो जाता है क्या इन हम्म। गेटिंग अस ऑन बोर्ड, बिकॉज़ हम उनको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी दे पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। तो ये नहीं, मैं इससे तो मैं वाकिफ हूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो खैर, अच्छा, आपने जो ये तवील जो एक
मैं क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे फिल्म पढ़ते हैं, जर्नलिज्म भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा खुद भी जो कहिए कि जो शोभा है, जो पसंदीदगी है, जो हमदर्दी है, जिससे वो फिल्म है। तो आपने तो वो दौर भी देखा जब फिल्म का उरूज भी देखा, जवाल भी देखा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, उरूज की क्या वजह थी और जवाल की वजह क्या थी? देखिए, उरूज की बहुत वजूहत थी, ज़वाल की भी बहुत वजूहत थी। उरूज की ये थी कि जिस ज़माने में पाकिस्तान में जब जब आफ्टर 1947 जब फ़िल्म्स यहाँ बनने लगे, तो इंडियन फ़िल्म्स बैंड नहीं थे, इंडियन फ़िल्म्स भी आते थे और पाकिस्तानी फ़िल्म्स वुड होल्ड देयर ओन। मतलब वो आई रिमेंबर अच्छे से अच्छी फ़िल्में वहाँ उनकी चल रही होती थी, हमारी भी चल रही होती थी और उतना ही रश होता था दोनों जगहों पे। तो कंपटीशन बहुत हेल्दी होता है, हमेशा हेल्दी होता है और कभी उससे डरना नहीं चाहिए कि भी इंडिया की मूवी आ गई है तो हमारी मूवी नहीं चलेगी। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट था जो जो था। तो एक तो वो बहुत अच्छा था। दूसरा ये कि ईस्ट पाकिस्तान में हमारा बहुत टैलेंट था। हमारे राइटर्स, हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आप देखें पुरानी मूवीज़ में हमारे जितने जो क्रीम था वो वहीं से आया हुआ था। नदीम साहब भी और शबनम भी और बहुत सारे हमारे एक्ट जो था। तो वो एक जब ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा तो एक चंक ऑफ आर टैलेंट हमने लूज़ कर लिया। दूसरा ये जो गवर्नमेंट के जो बेतहाशा पॉलिसीज़ होती हैं जो अपने आप के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को लीगली नहीं अलाउ करेंगे मगर इल्लीगल आप उसको जो है वो पूरी आप फ्रीडम दे देंगे कि आपको जो करना है आप कर लें। तो आपने जब वीसीआर का कल्चर एक घरों में आना शुरू कर दे दिया कि आप इंडियन मूवीज़ तो नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन हाँ। आप घर में बैठे-बैठे आप जो है हाँ। और मैं उस दौर से गुज़री हूँ जहाँ पे लोग जिनके घर में टीवी और वीसीआर होता था, वो ₹250 का आई थिंक पहले शुरू में होता था एक वीसीआर का वो एक कैसेट मिलता था और वो लोगों से टिकट लेते थे और वो अपने घर में शोज़ करते थे और लोग बैठे हुए हो सब देख रहे थे, चाहे वो ₹10 पर हेड हो जो भी हो वो लोग वो और घर में आप मुफ्त में तकरीबन समझें एक एंटरटेनमेंट आपको घर में मिल रही है, इंडियन मूवीज़ आप बैठ के देख रहे हैं, तो कौन जाने वाला था सिनेमा पे, चाहे वो ₹100 की टिकट हो वो देने के लिए पर हेड, जब आपको मुफ्त में या कुछ लोग मुफ्त में भी दिखा रहे थे, कुछ लोग पैसे लेके दिखा रहे थे, मगर घर घर में हम देख रहे थे वीसीआर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड अप करती गई, फिर वो एक टैक्सेशन की उनकी वो थी, हार्डली कोई कुछ पैसे मिलते थे एग्ज़िबिटर को, बाकी जो है वो सब वो गवर्नमेंट भी ले रही थी। बहुत ह्यू एंड क्राई था, बहुत रोना-गाना किया, बहुत गवर्नमेंट के चक्कर भी काटे, समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके जो भी स्टेप्स बाद में आए वो समझें टू लेट हो गया था। उसके बाद फिर सिनेमाज़ फिर वो कल्चर आ गया, वो जो आपका गुज्जर कल्चर जो कहते हैं कि वो सारे मार-धाड़ वाली मूवीज़ चलने लगीं। क्लास की जो मूवीज़ थी वो सब ख़त्म हो गईं। तो वो सारे जो सुल्तान राही बिकेम द थिंग टू डू कि भई वही वाली मूवीज़ देखनी है। गंदासा कल्चर जो उसको जी, जो जी, कहा जी, जी, जाता है जी। वो बेसिकली वो चल गया। उसके बाद तो और भी फिर फैमिलीज़ बंद हो गई मूवीज़ पे जाने के की और फिर उसके बाद ये जब मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया तो आई थिंक इट वाज़ द लास्ट ब्रेथ फॉर ऑल द स्टैंड अलोन सिनेमाज़, वो फिर एक-एक करके सब बंद हो गए। हुँ, तो अब तो हार्डली कुछ रहा है। हुँ। सो सैड। अच्छा, जब टीवी मतलब मेरे वालिद, मेरे ताया, चाचा, मामू, इनकी कहानियाँ जो हम जब बैठ के सुनते थे तो वो सुनाते थे कि हम स्कूल बंक करके फ़िल्में देखने जाया करते थे और एक दिन में हम 3-3 शोज़ देख लिया करते थे और फलाँ दोस्त जिसका कद कम था उसकी ये ज़िम्मेदारी होती थी कि वो लाइन में जंप करके लोगों के ऊपर से होता हुआ टिकट खरीद के ले आए। फिर वो टिकट ब्लैक होने की कहानी, बिल्कुल। फिर वो जो मैं पुरानी तस्वीरें देखता हूँ 70s की और 80s की, मोस्टली 70s की, तो उसमें वो जो फैशन है और फिर वो मोहम्मद अली का क्रेज़, वहीद मुराद का हेयर बिल्कुल, स्टाइल, वो बिल्कुल। कपड़े,
तो ये सब कुछ ना सिर्फ वहाँ का बल्कि इंडियन इन्फ्लुएंस भी था, पड़ोसी मुल्क का इन्फ्लुएंस भी था हमारा। बहुत रोमांच था, एक बड़ा फिल्मों का बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज़्यादा रोमांस था। और मेरे मतलब कराची से जब लाहौर मूव, या जब लाहौर इंडस्ट्री का जब वो पीक था, दौर आया। हाँ, तो कराची से लोगों का लाहौर जाना, हमारे अपने महल्ले में एक साहब थे जो कई साल तक जो है वो वहाँ जो है क्या कह लेंगे स्ट्रगल करते रहे, फिर सक्सेस नहीं हुई तो वापस आना पड़ा उन्हें। लेकिन वो एक सक्सेस की कहानी थी, जैसी जैसी कि आज हम देखते हैं इंडिया में कि लोग बॉम्बे तक पहुंचने के लिए बड़ा बिल्कुल सफ़र करते हैं छोटे छोटे इलाकों से। तो वहाँ वो रोमांस जो है ना वो जिंदा है, बल्कि जिंदा क्या, अब तो लगता है कि शायद पूरा अब तो उनको उसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो उनका जो जर्नलिज्म है वो भी बॉलीवुड बन गया। तो ये इस और जब टीवी आया तो टीवी एक बड़ी महंगी चीज़ थी, और बहुत ही अमीर लोगों के घर में टीवी था और शुरफा के घर में था टीवी। वहाँ तो यकीनन ऐसी फैमिलीज़ के अंदर तो वीसीआर आने के बाद भी ये 10 रुपए के टिकट वाली सरगर्मी नहीं होती होगी। ये तो लोअर जिनको कहें हम मिडिल क्लास, या फिर उन यकीनन वहाँ इस तरह का, क्योंकि वहाँ मिलना मिलाना लोगों से, महल्ले से लोगों से बहुत क्लोज होता है, बहुत आसान होता है, वहाँ हुआ होगा यकीनन। तो अब टीवी तो नहीं तोड़ पाया वो रोमांस, लेकिन वीसीआर ने उसको ब्रेक कर दिया। आपकी बात से मैंने यहाँ अखज़ किया। अच्छा, मतलब तो सिर्फ यही वजह थी क्योंकि वो जो एक एक्टिविटी है, अगर हमें एक आदत हो कि हम दोस्त मिलकर जाएंगे और हम सिनेमा देखेंगे और जो है और कुछ खाएंगे भी और फन करेंगे और रात गुजारेंगे बाहर, या तो ये उस सारी चीज़ को एक इतना इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो कई घंटों का होता है, और बड़ा फिल्म देखना एक मामूली बात नहीं होती है। आप पूरी तरह से अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, और उसमें बिल्कुल वो सारा कुछ एक छोटे से डब्बे में और एक और छोटे से डब्बे में सिमट गया। ये कैसे, मतलब ये तो बड़ी नाकाबिल यकीन बात है। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। क्वालिटी अब मूवीज़ की हमारी जो है वो गिरना शुरू हो गई। और मगर मेन चीज़ ये भी थी कि अफोर्डेबिलिटी, मतलब जब आपको एक मूवी और इंडियन मूवी जिसका आपको पता है कि बहुत चर्चा है, उस ज़माने में 70s की बात है, शोले कटी पतंग, ये सारे मतलब ये दीज वर द रे जो नई नई मूवीज़ वो उस वक्त आ रही थी। और आपको चाहे आप मुफ्त में देख रहे हैं या आप 10 रुपए में देख रहे हैं या जो भी हो रहा है, आपको अच्छी से अच्छी मूवी मिल रही है, और वो एक आउटिंग ही बन रहा था। क्योंकि अगर आपके खुद के घर में नहीं है और आप किसी के घर में जाके देख रहे हैं, तो एक पूरी फैमिली आपकी जा रही है और वो हल्ला गुल्ला बात तो सही है, हाँ। सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको एक आउटिंग तो मिल रही थी, और आपको वो चीज़ मिल रही थी जो आप अपने सिनेमा में नहीं मिलती। हो सकता है वो अगर अलाउड होता उस ज़माने में और हमारे सिनेमाज में रन हो रहा होता, तो वीसीआर का बिल्कुल भी कोई हाँ, नहीं उसकी होता, जरूरत नहीं क्योंकि पड़ती। पीपल हाँ। वुड हैव स्टिल प्रेफर्ड कि थोड़े पैसे ज़्यादा दें, लेकिन एक बड़ी स्क्रीन में उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है, आपका वो एंजॉयमेंट ही उसकी अलग होती है। पीपल वुड हैव स्टिल गॉन, लेकिन वो आप दे नहीं रहे थे उनको, और यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ मूवीज़ हमारी गिरती चली गई। हम जिस तरह की मूवीज़ बनाने लगे, वो पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग इट। दूसरी चीज़ ये हुआ था कि उस ज़माने में जब हर फ्राइडे स्ट्राइक होती थी, हर फ्राइडे आपकी मूवीज़ लगती ही फ्राइडेज़ को थी। तो आई रिमेम्बर हम लोग बचपन में जब होते थे हमारा, तो हर फ्राइडे हम लोग सोचते थे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देखने जाएंगे, ताकि एक हमारा वो एक रिकॉर्ड होता था कि हम दिस इज़ द फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देखने जा रहे हैं। और वो ख़याम सिनेमा में लगता था, वो पीसीएचएस में होता था अब तो हर वो नहीं फ्राइडे। है। अब वो अब वन ऑफ द मेनी सिनेमाज जो अब नहीं रहे। उस वक्त तो ख़याम सिनेमा वाज लाइक अ लैंडमार्क है, आपको भाई ख़याम सिनेमा से आप टर्न कर लें तो घर आ जाएगा, उस तरह वो का ये टर्न होता है था। वैसे। तो हाँ। वहाँ पे हम हमेशा हाँ। फर्स्ट मूवी फर्स्ट शो देखने जाया करते थे।
और वही होता था कि उसके बुकिंग के लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी, या कोई, या तो फिर क्योंकि हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स इतने थे सिनेमा इंडस्ट्री में, तो वो हम फ़ोन करके और वज़ीर भाई टिकट रख लीजिएगा ना चार हमारे लिए, तो वो इस तरह होता था। और फिर हम लोग जाते थे, चाहे हम स्कूल से जा रहे हैं चाहे फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये एक रेगुलर हमारे होती थी। लेकिन जब मूवीज़ ही नहीं रही देखने के लिए, और अब आप ब्लैक में कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें आपको इतने इंटरेस्ट भी नहीं है, और आपको घर बैठे-बैठे एक अच्छी मूवी मिल रही है, तो ये बिकेम अ विशियस साइकिल। आप एक करके आपको बहुत सी चीज़ें लेकिन वो अफेक्ट कहते हैं ना, करती जैसे अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब यही वहाँ उनका रास्ता रोका गया, उनकी फिल्में जो है आपने सिनेमा पे नहीं लगाई, तो वो एक छोटी कैसेट बनकर आ गई। हमारी फिल्मों ने ये अमल इंडिया में क्यों नहीं किया? वो तो एक बहुत बड़ी मार्केट थी, हमारी तो छोटी सी मार्केट है ना उनके मुकाबले में। हमारी फिल्मों क्यों स्मगल होकर वहाँ नहीं गई? उमर शरीफ साहब के शोज़ जो है वो, मतलब वहाँ कैसेट्स पे, यहाँ भी कैसेट्स पे और वहाँ भी कैसेट्स पे, और खूब बिकते थे। बिल्कुल। मतलब बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्टार जो है वो आज भी उसका हवाला देते हैं। उनकी फिल्मों के अंदर उनके जोक्स जो है वो, उनके जो लतीफ़े थे या चुटकुले थे, वो फिल्मों के मुकालमे बन गए। अमिताभ गोविंदा की फिल्म के मुकालमे बन गए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स। तो उसने इतनी सराहियत की और पैसा भी बनाया। ये भी तो सब कुछ उसी दौर में हो रहा था ना। उसी तो दौर में हो रहा था। हम इतने ज़हीन क्यों नहीं थे हमारे करता धरता कि वो इससे फ़ायदा उठाते? नहीं, देखें, एक तो आप पाकिस्तान और इंडिया के व्यूइंग ऑडियंस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनकी बेतहाशा है, और उनकी तो नस नस में है ये वो फॉर देम म्यूजिक, डांस, मूवीज, ये जो है ना, दिस इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, पार्ट ऑफ देयर डेली लाइव्स। हम लोगों में इतना वो नहीं है मूवी का रिवाज। हम देखते हैं, मगर ना हम उतनी तादाद में हैं, ना हमारे पास इतने सिनेमास थे, ना हमारे पास इतना प्रोडक्ट था। उनके पास ये सारी चीज़ें थी, तो वो उनका तो दे वेरी इजीली डिड व्हाट दे डिड। हमारी मूवीज़, एक तो प्रोडक्ट ही कम हो गया बहुत, जब ईस्ट पाकिस्तान के बाद बहुत कम मूवीज़ बनने लगी, क्वालिटी असल गिरने नुकसान लगा। ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान से जाने के बहुत बाद से। नुकसान हुआ। हाँ। उसके बाद फिर प्रोडक्ट कम हो गया, मूवीज़ कम बनने लगी, अच्छी मूवीज़ का और भी कम हो गई, तो वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो था। उसमें से जो ढंग की हो रही थी उसमें से वो लोग पिक कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे भी वो देख कर, और उसमें से वो स्क्रिप्ट्स भी उठा लेते थे, डायलॉग्स भी उठा लेते थे, बहुत सी चीज़ें जिसको उन्होंने भी कॉपी किया है। हमारे सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स, क्योंकि हमारे भी थे, उन्होंने उस पे भी कैश इन किया। लेकिन देयर इंडस्ट्री वाज, इट्स इवन बिगर देन हॉलीवुड। सो देयर इंडस्ट्री, तो हमारी इंडस्ट्री में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, हो चुका था। तो उसमें तो हम लोग उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। मगर हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री था, वो शुरू से स्ट्रॉन्गर था फ्रॉम देयर ड्रामा इंडस्ट्री, और वो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करता रहा। फ्रॉम द पीटीवी डेज हमारे प्लेज हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉपुलर। और उसके बाद थैंक्स टू हम टीवी, जो रीबर्थ हुआ पाकिस्तानी ड्रामा का, तो उस ज़माने में मुझे याद है कि हर घर के अंदर इंडियन सोप्स देखे जाते थे। क्या फजूल पाकिस्तानी मामला। ड्रामे तो क्योंकि थे नहीं ना, पाकिस्तानी ड्रामे कोई देखता ही नहीं था। जो देख रहा था वो यही देख रहा था। क्योंकि फिर वो हम न्यूज़ की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया था हमारा। दैट बिकेम आवर एंटरटेनमेंट, न्यूज़ वाज आवर बहुत एंटरटेनमेंट। तकलीफ दे बात थी। हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तानी ड्रामा तो कोई देख ही नहीं रहा था। हर कोई, जो इंडियन सोप्स, फ्रॉम द सर्वेंट्स टू द मालकन, ऑल ओवर सिटिंग एंड वाचिंग इंडियन सोप्स। और मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं, मेरी अम्मी के साथ मेरा रोज़ होता था कि मैं उनको फ़ोन करती, नहीं बेटा अभी मेरे सोप हो रहा है, सास भी कभी बहू थी, बाद में बात करेंगे। तो वो फ़ोन तक वो अटेंड नहीं करने के लिए तैयार होती थी कि नहीं मुझे अपना सोप देखना है। हर कोई में के घर में ये हो रहा था। जब हम टीवी ने पाकिस्तानी ड्रामे शुरू किए, तो लोगों ने सुल्ताना आपा का दुरैत का मजाक उड़ाया कि 24 आवर एंटरटेनमेंट चैनल आप क्या दिखाएंगी उसमें, और आप न्यूज़ नहीं दिखाएंगी, न्यूज़ की एक चीज़ उसमें नहीं होने वाली है। कौन देखेगा ड्रामा, और वो ये भी बड़ी पाकिस्तानी फाइट थी ड्रामा। है। दिस वाज सच अ बिग फायर एंड हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद आप देखें ना, फिर सारे ARY भी आया, जियो एंटरटेनमेंट आया, सारे ये चैनल्स एक एक करके उन्होंने भी ड्रामों पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। ड्रामे हमारे पूरी दुनिया में वैसे ही हैं जैसे इंडियन मूवीज़ का है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे सुल्ताना आपा से मिलना है।
और बिल्कुल उनसे बिल्कुल ये बिल्कुल। ये जो उनकी जो हाँ, जो जुर्रत दिखाई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा। उस दौर में कि जब वाकई न्यूज़ वाज और एंटरटेनमेंट ना। हम तो क्योंकि हम पायनियरिंग लोग थे जो हाँ जिन्होंने हाँ। चैनल शुरू किया, तो हम देख रहे थे हम्म कि क्या हो रहा है, और लोग एड्स नहीं देने के लिए तैयार थे। और वो हम्म दुरैद बैठा होता था कि क्या करेंगे हम, क्योंकि वो दुरैद कहता कि मैं इससे कम मैं लूंगा ही नहीं। उन्होंने एक प्रीमियम अपना रखा रखा हुआ था ऐड का। हम्म और वो कह रहे थे, सब कह रहे हैं कि पागल हो, मतलब ऐड देना ही एक दूर की बात है, इस रेट पे कौन देगा। और वो लगा हुआ था कि नहीं मैं तो करूंगा, यही हाँ, उसी पे होगा। एक क्या कहें उसको साइकोलॉजिकल शिफ्ट बिल्कुल क्रिएट हुआ इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत तकलीफदेह बात थी कि हम जो है वो बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे, पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक आती थी फिर हम भागते थे उसके पीछे। मतलब मेरा बचपन जो गुजरा 90s में, तो वो दौर था कि जब बहुत ज़्यादा शहर में फसादात थे, कत्ल गारत बहुत था, और रोज़ाना जो है अखबार, कुछ सस्ते अखबार आ गए थे जिनका मकसद ही ये था कि वो आज की तादाद के ऊपर बताएंगे कि आज कितने लोग मारे गए। अब हम छुट्टियों के दिनों में बाजार में कभी चाचा की एक दुकान थी जो बंद रहती थी, तो हम छुट्टियों में कभी कुछ ना कुछ, मैं और मेरा भाई मिलके या कज़न वगैरह जो मिलके कुछ ना कुछ हम जिद करके घर वालों से कि यार कुछ लगा लेते हैं कुछ दिन के लिए, ईद के लिए सही। तो मैंने वहाँ बैठ के बाजार में ये महसूस किया कि लोग इतनी इतनी बेरहमी से बात करने लगे हैं कि आज का काउंट क्या है भाई। हाँ एग्जैक्टली। तो इतना डिसेंटिसाइज हो जाएंगे कि बिल्कुल वो उस एहसास को मार दिया बिल्कुल। उस बार बार उस न्यूज़ के हथौड़े ने। और फिर ये बात हो गई, अब चलो वो तो अखबार था, फिर हमारे बड़े होते 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 ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जब ये छा गया ये मामला, और वो मुर्गे लड़ते देखना, और एक जो इसको कहें कि एक डिल्यूजन जिसे कहें कि उसमें डाल देना। और आप पहले रेसलिंग देख के खुश होते थे, अब आप एक टॉक शो देख के खुश होते हैं। हाँ तो नहीं वो बिल्कुल। उस इन्वायरमेंट में वैसा इतना कहें कि इतना उस मीडियम के लिए इतना हेल्दी इन्वायरमेंट था वो, उसके वो फल रहा है फूल रहा है, और बिल्कुल ऐसे में एक ड्रामा का जो है वो बेड़ा उठाना फिर से। पीटीवी वॉज बहुत बड़ी बात। पीटीवी चला गया था तकरीबन, उसमें कुछ भी बिल्कुल नहीं था। ये बड़ी बात थी। बहुत और बहुत बड़ी ये बात थी। हाँ और तो ये एक विजन हाँ चाहिए होता है इस तरह की चीज़ को, और एक कॉन्फिडेंस अपने आप पे चाहिए होता है हम्म कि हम कर लेंगे ये। क्योंकि अच्छे भले आपको हम्म इतना वो करते थे कि आपका वो हो जाए कि हम्म वाकई मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा स्टेप। और हम्म बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। ये तो नहीं कि आपने बस एक छोटी सी चीज़ हम्म ट्राई की, नहीं चला तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान हो गया। इतना बड़ा आपने अच्छा नेटवर्क अच्छा बनाए और फिर इस पे हाँ, ये हो। और वो हम्म जो जुम्मे की जो मैं आपको आपकी बात कर रही थी ना, कि जब स्ट्राइक्स होना शुरू हुए, तो आपकी फर्स्ट शो जो फर्स्ट जो रिलीज होती थी वो बंद हो गई थी। तो हम्म दैट वाज अनदर रीजन कि आपके मूवीज जो है वो सिनेमा जो है वो एक करके बैठना शुरू हो गए, क्योंकि आप नई मूवी नहीं रिलीज, जिस दिन आपका डेट सेट होता था रिलीज का, रिलीज नहीं कर पाते थे। तो हम तो हम्म। बहुत सारी चीज़ों के साथ हम कंटेंट कर रहे थे, वो तो इंडिया डिडंट हैव और एनी ऑफ दीज ये शायद प्रॉब्लम्स। एक बड़ी वजह थी कि क्योंकि ये मामला कराची तक था, कराची में, लेकिन कराची बहुत ज़्यादा आबादी वाला शहर, और उसमें सिनेमास की तादाद भी बहुत थी। पंजाब का जो, वहाँ ये मामला नहीं था। लेकिन ये जुल्म ये हुआ कि वो फिर शायद उर्दू फिल्मों का मामला फिर वो वो होता, खत्म हो हालांकि गया, पंजाबी मूवीज फिर भी हाँ चल रही पंजाबी थी। मूवीज चल रही थी, और और फिर वही वो वाला मूवीज सुल्तान चल रही भाई थी, साहब ने सुल्तान गंडासा नहीं भाई उठाया बिल्कुल। था, हाँ उन्होंने तो पूरा अलम हाँ उठाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो और वो वो चल रही थी, वो झंडा इतना उठाया हुआ था, पूरी हाँ इंडस्ट्री को हाँ संभाले हुए थे वो साहब। हाँ, मगर फिर आपका ऑडियंस चेंज हाँ हो गया। हाँ, फिर आपका ऑडियंस चेंज हो गया। तो ये कुछ बड़ी संगीन गलतियां हमारे बड़ों से हुई हैं, लेकिन बहरहाल आज की मौजूदा जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? जबकि 54 सिनेमाज हैं, 55 सिनेमाज हैं पाकिस्तान में। हाँ मेरे ख्याल से सलाम है उन लोगों को जो अभी भी वो लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हम्म हैं। हम्म और कुछ अच्छी मूवीज अभी भी बन रही हैं। हम्म और जब तक ये लगे रहेंगे तब तक उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर पे हम जाएंगे।
और तादाद भी ज़्यादा होंगी। अगर कोई सक्सेसफुल मूवी का रन होता है तो थोड़ा दूसरों को भी फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी सिर्फ ये है कि ऐसे लोग ज़्यादा करके इंडस्ट्री में आ रहे हैं मूवीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको सिर्फ एक शौक है कि अपना नाम देख लें उसमें कि भाई मैं भी प्रोड्यूसर हूँ या डायरेक्टर हूँ या मैंने भी एक, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का एक चार्म तो बहुत बड़ा है ना, उनको कक पता नहीं है अबाउट प्रोडक्शन। तो आप अगर अभी जो हाल में कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं जो इतनी बुरी कि जो रिव्यू वाला जो लिख रहा है वो भी कह रहे हैं कि उसको मैं बुरा भी कहते हुए मुझे शर्म आता है क्योंकि वो भी कम है। तो वो इस तरह की मूवीज़ जब बन रही हैं, मतलब आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी डाल रहे हैं, अच्छे खासे एक्टर्स भी हैं उसके अंदर, उसके बावजूद मूवीज़ इतनी बुरी हैं। तो जब तक इसका एक सर पैर नहीं होगा, जब तक आप उसमें कुछ सोच कर एक विजन ना हो दे, आपको पता है पीपल लाइक आप नदीम साहब को ले लें। ही इज़ वन ऑफ द वेटरन एक्टर्स हु हैज़ बीन देयर फॉरएवर। इन्होंने कभी भी मूवी नहीं प्रोड्यूस की, कभी भी। और आप उनसे अगर पूछें, क्योंकि हर कोई 2 मूवीज़ करने के बाद तो वो अपने आप को प्रोड्यूसर समझने लग जाता सही है, वो बात है। आ जाता है प्रोड्यूस करने। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं इसके इस तरफ कभी गए? तो ही ऑलवेज़ सेड ये हर कोई का अपना फोर्टे होता है। मेरा फोर्टे एक्टिंग, मेरा फोर्टे है ही नहीं। मैं क्यों उस चीज़ में कोशिश करके छलांग मारूँ जिसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं किस तरह कर पाऊँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कभी नहीं ट्राई किया। लोग जो हैं वो 2 मूवीज़ में एक्ट करके और वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो शक्ल निकलती है वो उस तरह निकलती है। तो अच्छी बात है कि लोग आना चाह रहे हैं, और अभी भी होप है इंडस्ट्री के लिए कि लोग आते रहें। बट मेरा मशवरा सिर्फ यही होगा कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर आएँ, इस फील्ड में कुछ तजुर्बा लें या कोई अपने साथ ऐसा बंदे को रखें जिसका वो तजुर्बा है, उसके साथ आप लिंक होके उसके साथ काम करके सीखें और फिर आएँ इसमें। क्योंकि ऐसी मूवीज़ बना लेना और फिर उसमें उससे होता ये है कि आपकी ऑडियंस इतनी डिसगस्टेड हो जाती है कि वो फिर कोई अच्छी भी मूवी आ रही होती है तो वो कहते हैं अच्छा पहले इसका रिव्यू देखेंगे, लोगों को सुनेंगे क्या है, उसके बाद ही जाएँगे, हम जाएँगे नहीं वरना। तो उन्होंने पहले से माइंडसेट अपना कर लिया होता है कि ये तो पाकिस्तानी मूवी ये बेकार ही होने वाली है। तो ये एक मसला हो जाता है क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट इस तरह आ रहा है। अभी पिछले कुछ अर्से से मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, आपसे मैंने ज़िक्र भी किया था। अब वो फ़िल्म तो अब फ़िल्म का जो वो उसका जो प्रोसेस है जो बनाने का, हमने क्योंकि पहले से ही उसको सोच लिया कि उसमें जो हम किस तरह से उसको पेपर पर ही ऐसे बनाएं कि हम उसको बहुत आसानी से फिल्म को जो है वो बनाने में कामयाब हो जाए, कहानी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन होता ये है कि ये अच्छा इत्तेफाक से सब पढ़े लिखे ही लोग हैं, हुस्न इत्तेफाक कह लीजिए। तो उसका होता ये है कि अब मेरी कुछ वाबस्तगी रही पीछे भी, आप तो वाकिफ़ ही हैं। तो अब फिल्म एक बहुत बड़ा एक अकेली फिल्म भी एक जो है पूरी एक कारखाने जैसी चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत कुछ जो कि प्री प्रोडक्शन के फेज़ में सेट हो जाना चाहिए था, वो आके फिर एडिट के फेज़ में सेट हो रहा होता है। और हम फिर बजाय चीज़ को संवारने के हम डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से हो सकता है कि राइटर ने बहुत कमाल चीज़ लिखी हो, लेकिन उस कमाल चीज़ को बेड़ा गर्क हो जाता है। और वो एंड प्रोडक्ट उसका इतना पैथेटिक हो जाता है, इतना पैथेटिक हो जाता है कि वो लॉजिक ही नहीं रहता है उसके अंदर, उसकी सीक्वेंसिंग आउट हो जाती है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब सडनली रैप अप कर दो जल्दी से। वो इतनी लंबी खींच के अब उस टाइम पे आ गए कि अब टाइम खत्म हो गया इसका, अब बस जल्दी से रैप अप कर दो। तो वो फिर इट डजंट मेक सेंस कि आपने क्यों इस तरह का किया और एंडिंग किया। वो इतनी मूवीज को मैंने देखा इस तरह होते हुए। अच्छा, मैं एक अपना अगर ज़ाती रोना रोऊं तो अब जैसे हमारे ड्रामास जो है बहरहाल बेहतर रहे और काम करते रहे, लेकिन
जब मैं मेरा जो अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा ड्रामा लिखने के लिए कोशिश करने का और इस इंडस्ट्री में जाने का, तो मुझे महसूस हुआ कि वो लोग जो जिनको जो जिनका जिनकी से है या जो आपसे काम ले रहे हैं, वो कहानी के लोग नहीं हैं, वो मार्केटिंग के लोग हैं या वो बिजनेस के लोग हैं, और उनका मकसद जो है वो कहानी का एसेंस से वाकिफ़ नहीं है, और वो फिर आपको डिक्टेट करना चाहते हैं, और राइटर को, या राइटर ही नहीं, कहानीकार। तो मैंने मेरे 2-3 तजुर्बे इतने बुरे हुए कि क्योंकि मुझे तो अपनी कहानी से मोहब्बत है, मैं तो बहुत सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं लिख रहा, मैं तो कोई कुछ है मेरे अंदर जो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उसका गला घोंट दिया जाए और फिर वो उसकी दुनिया बदल दी जाए। मेरी कहानी गरीब आदमी की कहानी थी, लेकिन सवाल ये है कि भाई स्क्रीन पे तो घर अच्छा लगता है, बड़ा घर होना चाहिए। भाई एक गरीब आदमी की कहानी को, जो कि 80 गज के मकान में रहता हो, आप उसे एक 500 गज के मकान में या 1000 गज के मकान में एक बड़ी गाड़ी के साथ उसी कहानी को कैसे कर सकते हैं? सही है, बिल्कुल। और ये हुआ, तो मैं तो इतना बदजन हुआ कि फिर मैंने रुख करना ही छोड़ दिया। और लेकिन खैर अभी भी लेकिन अभी चंद कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे बहुत सेंसिबल काम भी हो रहा है। और नहीं, हाँ, मगर ये भी है, दोनों चीजें हो रही हैं। फिर वो भी तो बीच में जो दौर आया था कि भाई औरत को कितने थप्पड़ लगना है, एग्जैक्टली, किसको कितना जलील करना है, कितना रोई, क्या बकवास है। I'm सॉरी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो। इसलिए सवाल नहीं कर रहा आपसे कि आप औरत हैं, कोई मर्द भी होता तो शायद मैं ये सवाल करता कि ये जो आप माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, और इस मतलब कहाँ कहाँ आपने जो है वो अपने पाँव फंसाए हैं। हाँ, लेकिन 2 ही पाँव हैं आपके भी, किसी भी इंसान की तरह, हाथ भी फंसाए हुए हैं ज़हन भी उलझा हुआ है तो औरत होना कोई कमजोरी लगी आपको? स्ट्रेंथ है, हमेशा से स्ट्रेंथ। हाँ, मुझे तो कभी भी आई फेल्ट के औरत होने की वजह से मुझे ऐसे दरवाजे खुलते चले गए मेरे लिए, जो शायद अगर मैं मर्द होती तो ना खुलते, क्योंकि एक मर्द दूसरे मर्द को हमेशा थोड़े से सस्पेशन से देखता है, और वो इतने चाहे अब छोटा सा मसाइल कि आप कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको जाना है, कुछ काम करना है, अब वो एक लेडी को वो देखेंगे ना तो वो रिलैक्स हो जाएंगे कि ये चलो ठीक है, मतलब जी किस लिए, किससे मिलना है, अच्छा जी ठीक है, साइन कर दें। अब वो मेरे पीछे एक मर्द होगा, उससे 50 सवाल करेंगे तो मुझे तो हमेशा से लगा है कि इट हैज बीन अ स्ट्रेंथ टू बी अ वुमन इन दिस कंट्री स्पेशली। हाँ, तो आपने शिवलरी को खूब एंजॉय किया। मैं आज तक एंजॉय करती हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं हूँ, और मैं हमेशा से मैं फील करती हूँ कि औरतों का मकाम मर्दों से ज़्यादा है इक्वल बिल्कुल भी नहीं है और जो मर्दों को हमें वो देना चाहिए एक इज्जत जो हमारा हक है और वो दे। आप ये नहीं समझती कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है या जो पिदरशाही निज़ाम है, इसने जितना बेवकूफ़ औरत को बनाया है, उससे कई गुना ज़्यादा बेवकूफ़ मर्द को बना रखा है। हाँ, उसको इस तरह जो है वो चीज़ों का जिम्मेदार, और उसने रोना भी नहीं है, उसने बस एक बहुत ही जब बड़ा होता चला जाए तो उसको जिम्मेदारियों का जो है वो एहसास हो जाना चाहिए, और वो उसका अपना तो, जैसे किसी साहब ने कहा कि भाई माँ के पाँव तले तो जन्नत है। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे वाक़या सुना रहे थे कि इनसे तो उन बाप के पाँव तले क्या है, तो जवाब मिला भाई उसके पाँव तले तो उसके सॉरी माँ के पैरों में अगर जन्नत है तो बाप के पैरों में क्या है, तो जवाब मिला कि बाप के पैरों में तो फटा हुआ जूता है बस ऐसे ही है। तो वो घिस घिस के मामला, और जो है वो हमें आप नहीं समझती कि जो ये एक किताबों ने, ड्रामों ने, अफसानों ने ख़वातीन को बड़ा बेवकूफ़ भी बनाया, और वो फिल्मों ने भी सिखाया, चाहे वो कोई भी हो, एक पूरे मीडिया ने जो है वो मर्द को भी डिज़ाइन किया, औरत को भी डिज़ाइन किया, और शायद डिज़ाइन करने वालों को ये एहसास भी नहीं था
कि वो ये कर रहे हैं, वो तो बस बिल्कुल अपना कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ। देखिए ये होता चला आया है, लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने अब समझना शुरू किया हम्म और अब लोग एतराज़ करते हैं। बहुत सी हम्म चीज़ें जो हम एक्सेप्ट करते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये हम्म सही प्रोजेक्शन नहीं है या इस तरह नहीं करना चाहिए। अब हम्म छोटी-छोटी, अब मैं उस दिन मैं ये डॉन का जो मैगज़ीन है ऑरोरा, वो मैंने उस दिन मैं पढ़ रही थी, वो लोग कुछ टॉप एड्स, बेस्ट एड्स एंड वर्स्ट एड्स को वो एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि ये अच्छा क्यों है और ये बुरा क्यों है। हम्म और जो एनालाइज़ कर रहे थे उसको मैं देख कर मैं सोच रही थी कि कितनी बारीकियों में जाते हैं अब और कितना गौर से देख रहे होते हैं। हम्म वो शायद एक चाय का ऐड था जिसके बारे में वो लिख रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये क्यों था कि बाप थोड़ा-सा ऊपर बैठा था, उसकी जो वाइफ़ थी वो थोड़ी-से नीचे उस पे बैठी हुई थी और बेटा ऊपर था और बेटी ज़मीन पे थी। वाह 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 आप वाह सोचें, वाह 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 वाह! एक एक तस्वीर में जो है एक वो। तस्वीर में उसने इतना एनालाइज़ करके और वो हम्म उस चीज़ पे उन्होंने एतराज़ किया कि ये आप हम्म गलत मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं कि ये उसकी प्रायोरिटीज़ इस तरह हैं कि ये लड़की है तो वो ज़मीन पे होगी, तो हम्म बेटा है उसका तो वो भाई है तो उसको ऊपर बिठाया है और हम्म फिर सबसे हाई फादर को बिठाया है। तो हम्म अब ये चीज़ें लोग नोट कर रहे हैं और इसको हम्म क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जब ये चीज़ें एनालाइज़ होती हैं तो जो बना रहा है कमर्शियल वो भी हम्म, सोचेगा कि ये चीज़ें अब लोग गौर से देख रहे होते हैं इसको, यकीनन, नेगेटिव मार्किंग हो रही है हमारी इन चीज़ों के ऊपर, तो हम ये बिल्कुल। चीज़ें ना करें। हुँ, और आप देखें आहिस्ते-आहिस्ते वो चीज़ें अब प्रमोट होना शुरू हुई हैं जो पहले कभी भी नहीं होती थी कि लड़की को बताया जा रहा है कि वो काम पे जा रही है और एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। पहले तो वो ज़रूर घर में चाय बना रही होती थी और लड़के का सवाल ही नहीं पैदा होता था वो किचन में जाए, अब हाँ, उसको भी हाँ, हाँ, दिखाया जाता है कि वो कुछ बना कर दे रहा है, सर्व कर रहा है। हाँ। तो ये एक माइंडसेट में शिफ्ट आ रहा है जो बहुत अच्छी चीज़ है और टाइम लगेगा, जितने सैकड़ों साल लगे ये टाइम ये बनाने में एक हुँ, माइंडसेट, तो हुँ, उसको हुँ, हुँ, चेंज करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आई एम ग्लैड इट्स गेटिंग देयर। और ये हुँ। छोटे-छोटे, और पहले तो यही होता था कि भई अब रेटिंग जिस चीज़ की आएगी उसी बस का दें। उसी की भेड़-चाल शुरू अब हो जाएगी। ज़ाहिर है, और हुँ, आपका जो जो ऑडियंस है उसको आपने इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वो हुँ, एक हुँ, सर्टेन टाइप ऑफ चीज़ों ही को देखना चाहता था कि हाँ, औरत को थप्पड़ भी पड़े, वो रोए भी, मज़लूम भी हो, हुँ, हुँ, सती हुँ, हुँ, सावित्री टाइप चीज़ हो जिससे वो उनको वो एक अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ, ये हुँ। देखो। अब वो सब चेंज होते जा रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ये आहिस्ते-आहिस्ते। इस कदर कहानियाँ हैं, आपकी नाक के नीचे, आप गली में बिल्कुल। निकलें तो हाँ, किस हाँ, कदर बिल्कुल, कहानियाँ बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, अगर हम ईमानदार हो जाएँ उन कहानियों को सुनाने में, बिल्कुल, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। बिल्कुल, मतलब हर 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 किरदार एक कहानी। ऐसे ही है। मैं जब अपने मेरे वालिद जो थे बहुत सख्त आदमी थे, तो हम सख्त से मुराद बहुत बहुत स्वीट आदमी थे, लेकिन हुँ, पाबंदी का हुँ, कायल थे कि हम हुँ, ज़्यादा बाहर आवारागर्दी ना करें। हुँ, तो अब गली के 20 घरों में मैंने 20 मुख्तलिफ कल्चर देखे, क्योंकि हुँ, वही गली थी मेरी कि उस गली बिल्कुल, से मैं उसी गली में रह सकता था, और वो बिल्कुल। ये वो दौर था कि जब हम हर घर हुँ, का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हुँ, होता था। हुँ, हुँ, तो वो 20 मकान जो है वो एक पूरी 20 का अलग अलग कल्चर बिल्कुल। के लोग थे। कोई कहाँ से आया है, हुँ, कोई कितना पढ़ा लिखा है, उनकी अलग अलग कहानियाँ, बिल्कुल, घर-घर उनके की कहानी। बिल्कुल घर की कहानी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। 20 कहानियाँ तो वहीं मिल गई। हाँ, 100% बिल्कुल। तो और उस ज़माने में हाँ लोग हाँ भी मुख्तलिफ होते थे। आपके पास पारसी भी होगा, आपके पास क्रिश्चियन भी होगा, हाँ हिंदू भी होगा, हर किस्म के लोग हाँ होते थे। हाँ ये हाँ। नहीं कि आप बस एक ही सेक्ट के लोग हैं या एक ही एथनिक ग्रुप हैं। हम्म तो हम जब बड़े हुए, हम जिस स्कूल में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े, हमारे कैथलिक फ्रेंड्स भी थे, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स आज तक हैं। और पारसी फ्रेंड्स हैं, आज तक हैं, उस हम हम्म सब एक साथ ही एक ही उसमें माहौल में क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक पढ़ा है और बिकॉज़ ऑफ दैट हम इतने मल्टी एथनिक, हमारा एक जो अपब्रिंगिंग थी, हम्म। तो मैं टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि टॉलरेंट वर्ड जो है ना वो सही वर्ड नहीं है। उससे आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं, सही मगर बात। बात बर्दाश्त की नहीं है। हम लेके बहुत आराम से वो चलते थे। हम एक वो मेल्टिंग पॉट होता था कराची जिसमें हर किस्म के लोग, हर किस्म बिल्कुल। की कल्चर, हम्म और सबके साथ हम बहुत आराम से पले हम्म बड़े और आज तक हमारे वो दोस्त हैं। तो इससे हमारी थिंकिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हम बहुत आप जो हम्म। कहानियाँ आपको वहाँ मिले वो बहुत ज़्यादा है।
कि उसकी पूरी रंग अलग है हर कम्युनिटी की। असल में जो ये वो है ना कि ये जो हमारे सोसाइटी के साथ जो कुछ जो हम उसमें जो बिगाड़ महसूस करते हैं देखते हैं वो खुद से नहीं है, वो बहुत सोचे समझे अंदाज में ऐसा लगता है कि वो हुआ है। हम अपने ज़ाती तजुर्बात के अंदर भी देख सकते हैं। मैं एक दौर में एक जगह फंसा था जहाँ पर वो उर्दू बोलने वाले और पश्तो बोलने वालों के बीच में जो है वो एक सियासी तनाव था। तो बस से मुझे उतार लिया गया। वो जो ड्राइवर थे वो पठान थे, तो वो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए कि इसको आग ना लगा दी जाए, वो एक ऐसी जगह चले गए जहाँ वो पठानों की आबादी थी। तो उस आबादी में वो गाड़ी रुकती है और फिर हम नीचे उतरते हैं और मेरा हुलिया देख के मुझे रोक लिया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी कौम क्या है, तुम बताओ। तो मैं खैर उनसे, उनके हाथ में एक बड़ा चौड़ा सा बेल्ट था कि वो 3 लड़के थे। तो खैर मैं उनकी थोड़ी सी होशियारी किया, मैं बच गया उनसे कुछ। मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है। तो खैर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और लेकिन वो सिर्फ 3 लोग थे जिनको मुझसे मसला था कि मेरी कौम क्या है, मेरी ज़बान क्या है। वहाँ पर दूर दूर तक पठान भाई थे। एक ने मुझे रास्ता समझाया कि वो अनजान जगह थी मेरे लिए। वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरी रंगत से, मेरी बोली से। एक साहब ने जिन उनकी गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिली, उन्होंने लाकर मुझे एक मकाम पर पहुंचाया कि भाई ये लीजिए बॉर्डर आ गया। तो ये यानी कि वो जो 3 लोग थे उनके पीछे यकीनन कोई सियासी हाथ था जिसने बाकी सब लोगों के ऊपर एक छाप लगा दी और ये एक नफरत जो है वो फैलती चली गई। ऐसे ही है, एक आध ही होते हैं जो करते हैं और सब बदनाम हो जाते हैं उस चक्रों में। और सबके भी होता है, खौफजदा हो जाते हैं और जो है वो डरने लग जाते हैं। तो ये बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों का तो ये मसला हो नहीं सकता। और क्योंकि ये तो मुसलमान के साथ भी है, क्योंकि हम बेशतर आबादी जो है वो हमारी, हम पाकिस्तान की जो है वो मुसलमान हैं, तो उनका तो कौम का जो तसव्वुर है वो मज़हब से जुड़ा हुआ है। लेकिन खैर नेचुरली भी हैं कुछ चीज़ें। और ये कि और फिर हमारा मसला तो ये भी है कि हमें अगर जब तक हम दूसरे मज़ाहिब को मानेंगे नहीं तो हम मुसलमान नहीं होंगे। ईसा को नहीं माने तो मसला है, और दूसरे भी हमें तो मजबूरी है कि हम तो एक पुरअमन मुआशरा बनाया जा सकता था, जो था भी बहरहाल, जिसमें बड़ी इस्लाम को तो बदल दिया ना हमने, तो इस्लाम वो रहा नहीं जो होना चाहिए। तो ये सारी तब्दीली जो आपने माशाल्लाह आपका जो तजुर्बा है उसमें आप कौन कौन से अवामिल को, एक तो मीडिया तो है ही है, सियासत भी है, सब कुछ है, इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि क्या कमी रह गई हम लोगों में कि हमारी तरक्की की रफ्तार जो है वो मध्यम है? 2 चीज़ें, एक तो ये कि तालीम, जब तक हम तालीम फैलाएंगे नहीं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, तब तक हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और तालीम हम फैलाना चाहते नहीं, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द अदर रीज़न कि हमारी जो करप्शन है। हम चाहते हैं कि जो हमारे माफियाज हैं वो चलते रहें, जो हरकतें हो रही हैं वो करते रहें, वो अपना वोट बैंक भी अपना तगड़ा रखें, अपना जो भी उनको करना है वो अपना करें। उनकी जो लोग हैं उनके अंडर वो सब कोई भी तालीम याफ्ता ना हो तो वो फैलने नहीं देते। मैं इतने सारे तंजीमों के साथ इन्वॉल्व हूँ, हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम स्कूल्स को अडॉप्ट करें, तालीम फराहम करें, बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं है एक्चुअली। और जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ पे रुकावट ज़रूर डाली जाती है। आज भी मैं कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके आ रही हूँ, मैं जिस तंजीम के साथ काम कर रही हूँ वहाँ पे, अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं कि कहीं उससे पता चला और मुश्किल में ना पड़ जाए, लेकिन हो रहा है वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसमें रुकावट आ रही है। तो बहुत ऐसे
आई थिंक पाकिस्तान जल्द से इसी लिए रहा है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इतने लोग हैं जो कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव बैक, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप देखें ना, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा सखावत, सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि कोई यहाँ पे भूखा नहीं सोता, जो कि मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त हो रही होती है। आप किसी भी ढाबे में जाएं, आप सैलानी पे जाएं, ईदी पे जाएं, घरों पे आप पास करें तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट ही रहा होता है। तो ये एक्चुअली अगर कोई काम करना चाहे और ईमानदारी से मेहनत करना चाहे तो कोई वजह नहीं है कि आप यहाँ तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इदारे भी हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो सबका पाँव खींचने में ज़्यादा मुब्तला है, काम करने, लोगों को रोकने में ज़्यादा हैं। तो उस वजह से हम फंसे चले जा रहे हैं, वरना बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मैंने आज जो कुछ अकम्प्लिश किया वो मैंने सिर्फ इस वजह से किया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आई डोंट थिंक कि अगर मैं मेरी दोनों बहनें बाहर रहती हैं, मेरे हस्बैंड की ज़्यादा करके जो बहनें हैं सब बाहर हैं, तो और बहुत दफ़ा उन्होंने हमारे भी पीछा किया कि भाई ग्रीन कार्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर हम डटे रहे। हम शायद वाहिद लोग होंगे जिनके पास सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट है और कोई अदा पासपोर्ट नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। और हम बहुत खुशी खुशी यहाँ पे रहे। और आज मैं जो हूँ, मैं जितनी चीज़ें चला रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, पाकिस्तान की वजह से कर रही हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, मैं कौन होंगी? आई विल बी नोबडी ओवर देयर। कौन मेरा पॉडकास्ट करेगा वहाँ? मैं वहाँ से ऑनलाइन तो आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, मगर करने दें हमको। बिल्कुल। अब देखिए ना, ये है कहानी सुनाने वाली। ये कहानी क्यों नहीं सुनाई जा सकती? बिल्कुल। कलकत्ता, वहाँ से सफ़र, चीज़ें फिर करना, फिर बहुत कुछ है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है ये कहानी। ये किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई का बायस हो सकता है कि वो जब कर सकता है या कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो ये यकीनन ऐसा है कि किसी भी कहानी का जन्म जो होता है वो तनाज़े से होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो होगा ही। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे तनाज़ात आए होंगे, लेकिन उसका फिर रोना नहीं रोया होगा, वो काम किया होगा। बिल्कुल। वरना फिर तो अभी जो हमारी अगली नस्ल है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से करना है, कहीं पहुंचना है, तो आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आजकल का जो यंग जनरेशन है उनका जो रवैया है वो ये है कि आई वांटेड एंड आई वांटेड यस्टरडे, नॉट इवन नाउ। हम तो पहले ही होता था ना कि आई वांटेड नाउ, तो अब उनका ये हो गया कि बस कल जो गुजर गया वो वाले कल में हमें चाहिए था। और वो उसके लिए जो भी शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं वो उसके लिए तैयार हैं। अभी आपको इन मीन 3.5 दिन हुए काम कर आपने शुरू किया है, मगर आपको फ़ौरन जीएम के लेवल पे भी पहुंचना है, उसकी सैलरी भी लेनी है, सब कुछ करना है। आप आता कुछ नहीं है। आप जब तक सीखेंगे नहीं और दिल लगा के नहीं सीखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हर कोई को बस यही है, 3 महीने यहाँ काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया, आगे बस जो 2,000 ज़्यादा दे दिया, 5,000 ज़्यादा दे दिया, आप वहाँ चले गए। लेकिन उससे आप सीखते कुछ नहीं हैं, आप बस आगे चले जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। तो आपको सीखना ज़रूरी है, और एक प्राइड इन योर ओन वर्क, जो विच आई फाइंड के आजकल के बच्चों में, बड़ों में भी नहीं है। जो भी काम करो, जैसा भी हो, आपको फ़ख्र होना चाहिए आपके काम के ऊपर, और जब तक आप उससे खुश नहीं हो और मुतमईन नहीं हो, आप आगे मत दो वो चीज़। ये मैं इन लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ कि मगर ये सीखते नहीं हैं। मेरे पास चीज़ें आती हैं एडिट होने के लिए, मैं उनसे पूछती हूँ ये तुमने खुद पढ़ा मुझे देने से पहले? पूरा लिख लिया, उसके बाद सीधा उठा के दे दिया, या खुद पढ़ा? जी आप पढ़ेंगी ना? मैं तो पढ़ूंगी भाई, तुम भी तो बैठे हो, उसको एक दफ़ा पढ़ लो।
अपने आप को मुतमईन करो। मेरे भी एडिटर्स थे, मैंने भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स के लिए लिखा, लेकिन जब तक मैं अपने काम से खुश नहीं थी, मैं आगे बढ़ देती नहीं थी। आजकल का रवैया तो ये है कि ये जो भी मेरे ऊपर जो सुपरवाइज़र है, वो मेरा काम चेक करके उसको ठीक करेगा। तो आपने तो भला टाल दिया, आपने बस दे दिया, बाकी काम अब आप बैठ के करें पूरा। ये दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग आई फाइंड। आजकल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मेरा आजकल के जो नौजवान नस्ल है, एंड दे आर वेरी ब्राइट, दे आर एक्चुअली ब्राइटर देन वी एवर वर। हम लोगों में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो एक इन लोगों में पता नहीं बिल्ट इन एक है, वो स्पेशली टेक से इतने ये लोग फेमिलियर हैं कि ना सीखे हुए भी उनको आता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को से मैं सीख रही होती हूँ, वो उनको इतना कुछ पता है कि नहीं नानी ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो वो इस तरह की वो चीज़ें हैं। मगर सबको यही है कि वो समझते हैं दे नो एवरीथिंग। आगे उनको खुद ना सीखने का शौक है, ना कोई काम अपना ठीक करने का शौक है। वो करना ज़रूरी है अगर उनको ठीक से आगे बढ़ना है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि वो चूंकि सतह पर ही बहुत कुछ मिल जाता है तो वो हाँ, गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल। तो गौर नहीं करना चाहते और बस जल्दबाजी में है। और अब एआई ने और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है। अब तो हाँ, उनको कुछ एआई भी ने तो करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उनको मिल हाँ, जाती है, बनी बनाए पकी पकाई रोटी। मेरे ख्याल से हमने आपका बहुत वक्त ले लिया, लेकिन आपसे वादा चाहता हूँ मैं कि हम दोबारा भी बैठेंगे और आपसे ज़रूर, मज़ीद कुछ इंशाल्लाह। सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक बहुत यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।